हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए ऑन द क्वेश्चन ऑन द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होप आप लोगों ने सॉल्व की होगी, अगर नहीं की है तो आप लोग देखिए। वो क्वेश्चन था वेलोसिटी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन यक्स। अब हमें कैलकुलेट करना था कि यक्स की डायमेंशंस क्या होंगी, यक्स की डायमेंशंस क्या होंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस वी ऑल नो दैट if two quantities are adding or subtracting with each other, then both of them must have the equal dimensions, or a equation will be dimensionally correct if the both side of equation have the same dimensions। तो अगर हम यहाँ पर देखें होमोजेनिटी प्रिंसिपल के आधार पे, तो वेलोसिटी की डायमेंशन और यहाँ पर जो पूरा हमारे पास सामने बना हुआ है इसकी डायमेंशन आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट है, हम इसको सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम स्क्वायर रूट को इधर ट्रांसफ़र करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन यक्स। अब हमको क्या करना है, सिर्फ दोनों साइड्स की डायमेंशंस को लिखना है। वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो कितने होती है, L-T-1 इक्वल्स टू प्रेशर की डायमेंशन हमने आपको कल कैलकुलेट करवाई थी, आज एक बार फिर करवा रहे हैं। P इक्वल्स टू होता है एफ अपॉन ए। एफ का मान होता है m इंटू ए अपॉन कैपिटल ए। अगर अब इसके हम डायमेंशंस कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा m-L-T-2 अपॉन ए की जो डायमेंशन होगी वो होगी L2। फाइनली ये कितना हो जाएगा, m-L-1T-2। तो प्रेशर की डायमेंशन कितनी आई, m-L-1T-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ यक्स। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर था तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, अगर डायमेंशन ऑफ एक्स निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करना है और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिख रहे हैं। डायमेंशन ऑफ यक्स वो इक्वल्स होगा m-L-1T-2 अपॉन L-T-1। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L2T-2। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से, ये L-2 है, ऊपर जाएगा तो यह बन जाएगा यहाँ पर प्लस में 2 था, ऊपर जाकर के -2 और -1 से कंबाइन होकर के बना देगा यह -3। तो लिखा जाएगा डायमेंशन ऑफ यक्स विल बी इक्वल्स टू m, आगे यह हो जाएगा L-3 और T-2 यहाँ पर है, T-2 यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा सिर्फ T0 बचेगा, और T0 का कोई विशेष इफेक्ट है नहीं क्योंकि वो अपने आप एक बन जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ एक्स कितना है, m-L-3। तो अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहेंगे, यूनिट वह होगी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, और यह किसकी यूनिट होती है, यह होती है डेंसिटी की यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी कोई भी क्वांटिटी अगर हमको दी गई तो हम उसकी डायमेंशंस या यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन क्वांटिटीज़। इसका मतलब क्या है कि हम अपने डायमेंशंस का ही यूज करके दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ कि जैसे मान लीजिए हमको सिर्फ ये बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स होता है
वह उसके मास पर डिपेंड करता है और उसके एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायमेंशंस का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि आखिरकार उनके बीच में कैसा रिलेशन है। सिर्फ निर्भर करना तो रिलेशन होता नहीं, डिपेंड करना तो एक रिलेशन है नहीं। डिपेंड वह इन्वर्सली भी कर सकता है, प्रोपोर्शनलिटी के रूप में भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम डायमेंशंस का यूज करके हम एग्जैक्टली ये पता कर सकते हैं कि वह किस प्रकार से एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसमें कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है, इसके जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वही इस पर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही डायरेक्ट देखेंगे। चलिए, जस्ट सपोज हमको दिया है कि मान लीजिए किसी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर उसको हमने सिंपल पेंडुलम के रूप में रखा है, तो उस सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है, टाइम पीरियड वह प्रोपोर्शनल होती है। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है उसकी लेंथ पर, उस जो क्या कहते हैं जो बॉब होता है हमारा उसके मास पर और हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा कि जस्ट सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ एनी सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, द मास ऑफ द बॉब एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, देन वी हैव टू कैलकुलेट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड, लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, इनके सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हम इनकी क्या कहते हैं इंटर रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कि जैसे टाइम पीरियड क्वेश्चन हमको देगा किस पर रिप्रेजेंट करता है, लेंथ पर, तो लेंथ अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब नहीं छोड़ दिया जाता है, इस पर हम क्या करते हैं एक आर्बिट्रेरी पावर हम लोग खुद से लगाते हैं जो जाकर के आगे डायमेंशंस के रूप में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि मान लीजिए उसका टाइम पीरियड लेंथ की पावर a पर डिपेंड करता है, वही टाइम पीरियड मास की पावर b पर डिपेंड करता है, और वही टाइम पीरियड जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g होता है उसकी पावर c पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये देखिए एक ही टाइम पीरियड इन तीन अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों रिलेशंस को कन्वर्ट करके एक लाइन में लिख देंगे, हो जाएगा t प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, m टू द पावर b एंड स्मॉल g टू द पावर c। अब मैथमेटिक्स के रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस प्रोपोर्शनलिटी के मार्क पर नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमको प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटा करके इक्वल का मार्क लगाना होता है, और यह भी मैथमेटिक्स की ही प्रोसेस है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का जो मार्क होता है वह हटाते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट होता है जिससे हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। अब चूंकि दिक्कत यह है कि अगर हम किसी न किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसी है डायमेंशंस की वो फॉलो नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो डायमेंशन लेस हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं t इक्वल्स टू स्मॉल k, यह वही क्या कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है, k l टू द पावर a, m टू द पावर b एंड स्मॉल g टू द पावर c। ठीक है, यहां पर k क्या है, वेयर स्मॉल k इज a डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर k सिर्फ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो डायमेंशनलेस है, इसलिए डायमेंशन भी हमारी कोई डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, इसमें हर एक जितनी हमको फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट तरीके से दी गई हैं, हमें उन सब की सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड एक टाइम होता है, टाइम की जो डायमेंशन होती है वह होती है t इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए यल एक लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर।
अब लेंथ की जो डायमेंशन होती है वह होती है कैपिटल L, इसकी पावर ए पर ही डिपेंड करता है। m क्या है, उस बॉब का मास, और यह मास की पावर b पर डिपेंड करता है, तो कैपिटल M की पावर b। और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी टाइप का हो उसकी जो डायमेंशन होगी वह LT-2 ही होगी, LT-2 उसकी पावर c पर। ठीक है, हमने यहाँ पर k को इसलिए अंडर काउंटिंग नहीं रखा क्योंकि k जो है यह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, इक्वेशन एक मान करके चल रहे हैं क्योंकि आगे इसका हमको यूज पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखिए इसको पूरे फॉर्म में लिखिए। यह हो जाएगा m0 L0 T1 इक्वल्स टू, इन सबको भी एक तरफ से कंबाइन करिए एक दूसरे से, तो हो जाएगा m b L a, यहाँ पर देखिए L की पावर a है, यहाँ L की पावर c है, तो दोनों जोड़ करके आपस में हो जाएगी L की पावर a प्लस c। और फिर यहाँ पे देखिए कहीं पर t है नहीं, सिर्फ यहीं पर है, तो हो जाएगा t की पावर -2c। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक बार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड की हर एक डायमेंशन राइट हैंड साइड की हर एक डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ से क्या कहते हैं, इक्वल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को आप इक्वेट करिए, तो क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 0। ठीक है, b इक्वल्स टू 0 और a प्लस सी इक्वल्स टू 0। L की पावर यहाँ पर a प्लस सी, यहाँ पर 0 है, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0। और एक यहाँ पर देखिए t की पावर -2c, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा -2c इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है हमको, a b और c ये तीनों जो मान है इनके अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखिए a की तो वैल्यू आ गई है, b की पावर 0, b का मान 0 आ गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम c का मान, तो c बराबर कितना आ जाएगा -1/2, और अगर c का मान -1/2 है तो a का मान कितना हो जाएगा +1/2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए a के मान, a और b और c तीनों के मान अलग अलग मिल गए जो हमने स्टार्टिंग में लेकर के शुरू किया था अपना इक्वेशन बनाना। ठीक है, अगर ये हमको मिल चुका है तो हमको फाइनल रूप में सिर्फ और सिर्फ इन तीनों a b c और ये तीनों के मान उठा करके अपने इक्वेशन में रखना है, जहां पर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके एक प्रोपोर्शनल मार्क को हटा करके एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगाया था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों को नोट करना हो तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, हमको ये ए बी और सी के मान इक्वेशन 1 में रखने हैं बाई पुटिंग the values of a b and c in equation 1। हम क्या पाते हैं, t इक्वल्स टू k l टू दी पावर a, l की पावर a रखिए, l की पावर a का मान कितना आया है 1/2। m की पावर b है तो m की पावर b रखिए, m की पावर 0, और g की पावर c है तो c का मान कितना है -1/2, मतलब g की पावर -1/2। अब आगे चलिए देखते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, सिर्फ सबको रीअरेंज करना है। t बराबर हो जाएगा कि m की पावर 0 होने का मतलब एक m का जो टर्म है वो वैनिश हो चुका है, यह बचेगा क्या अंडर रूट में L/g, और यही होगा आपके लिए टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में इंटर रिलेशन, वो भी कब,
जब हमको दिया गया है कि टाइम पीरियड लेंथ उस ऑब्जेक्ट के बॉब के मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल हो। अगर आप लोग क्वेश्चन स्टार्टिंग में ध्यान दें तो हमको दिया गया था कि ये जो टाइम पीरियड होता है यह मास पर भी डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर हम जब फाइनल इक्वेशन निकाले हैं तो यहाँ पे मास का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा बॉब जो हो वह कितना भी भारी हो कितना भी हल्का हो, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है वह चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे फाइनल फॉर्मूला में कोई भी मास का टर्म नहीं आया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन था, आप ये एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। किसी तरह से हम मतलब किसी भी किसी भी इक्वेशन को हम डायमेंशनली कैसे डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। इस डायमेंशंस का यूज करके हम कोई भी इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं, सिर्फ ये जानते हुए कि हमारी दी गई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसके आगे हम जो भी होगा वह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।